करता हूँ। लोग अन्न अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण खंड में और सबसे महत्वपूर्ण खंडों में आधुनिक भारत स्वतंत्रता संग्राम को पहले दिन बताया गया था कि इतिहास के सब अतीत और वर्तमान अंतहीन के आगाज करोड़ वर्ष पूर्व हम ये इतिहास के क्रम में आसान युग वहां से होती है और के साथ 1947 से 1757 मध्यकाल है। 3 भागों और बाद आता है मुगल इत्यादि के विषय में भी आपको अध्ययन करनी चाहिए। क्रम है पाठ्यक्रम में समान अध्ययन के पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम, एसएसटी के पाठ्यक्रम में क्या है भारत में एंशिएंट और मेडावल की क्या है। इस तरह से उन चीजों को आप देखेंगे। पहले स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 से होती है। मैंने भी की यूरोपियन कंपनी के आगमन की ताकि मैंने बेस भी कर दिया। ये मैंने स्वतंत्रता संग्राम की तरह नहीं पहले भारत की नीति आगमन को लाया, अंग्रेजों का भारत विजय दिखलाया, पॉलिसीज करी में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, सेशन पॉलिसी फिर उसके विरुद्ध कुछ प्रतिक्रियाएं देखी। प्रतिक्रियाओं में सब महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जागरण। फिर तात्कालिक को दिखाया और क्रम में फिर कांग्रेस के पहले के बढ़ती संस्थाएं थी, भंग सभा, सार्वजनिक सभा, बैंक महाजन सभा 3 बार पूछ चुके, प्रेसिडेंसी बार पूछ चुके, बार पूछ चुके। इस तरह से कहने का अर्थ है कि कौन बिंदु कई बार पूछे। कल मैंने कहा भी था कि 736 राजा मोहन राय द्वारा अंग भंग प्रकाशिका सभा के नियुक्ति में हुआ है। कानून को लेकर करने वाले पहले भारतीय राजा मोहन राय, तब फर्स्ट लाइन अंग भंग प्रकाशिका सभा थी राजा मोहन राय की। राजा मोहन राय की बात करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन और एक सुमेलित क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडियन एसोसिएशन सार्वजनिक। अभी क्या कि वो 4 जो आपने पढ़ा, हालांकि उससे कहीं अधिक, तो जो भी आपने पढ़ा केवल कंठाग्र करके रख ले। कंठाग्र रहेगा तो फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। आज से स्वतंत्रता संग्राम की आगाज करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा आंदोलन 1885 से लेकर 1947 के कई तरह की विचारधाराओं का संबंध, उदारवादी विचारधारा भी थी, उग्रवादी विचारधारा भी थी, क्रांतिकारी विचारधारा भी थी, गांधीवादी विचारधारा भी थी, समाजवादी विचारधारा भी थी, साम्यवादी विचारधारा भी थी, अलगाववादी विचारधारा भी थी। एक भी ऐसा विचार नहीं है जो 1885 से लेकर 1947 के बीच आपको देखने को नहीं मिले। और इन सभी विचारधाराओं की तथ्यात्मक और अवधारणात्मक व्याख्या हम आज से लेकर एक सप्ताह कर चुकी क्लास
तो इस कड़ी में इन सभी बिंदु बड़ी चर्चा आपके सब, है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, और एक भी क्वेश्चन न दाएं रहेगा न बाएं रहेगा, एक लड़की की नौकरी मिलता, हर चरण से पास की है सर। पहले तो एलएसडब्ल्यू, अब कौन सा सब्जेक्ट है, मेंस पास करना है, ऑप्शनल अभी भी इसमें इतना पढ़ लेते हैं के आधार पे आप ऑप्शन दीजिएगा, और बीपीएससी के मेंस ऑप्शनल स्पष्ट है कि मतलब हिस्ट्री इतना आसान भी है, हिस्ट्री कठिन भी है। तो यदि थोड़ा सा देखने की रहेगी तो आसान है, तथ्य है, तथ्य है तो याद भी बहुत जल्दी हो जाता है, भूल भी बहुत जल्दी नहीं, दोनों चीज़ है। और सर्टेन है आपके नंबर को बढ़ाने में इसकी, एक ही बार में गुत्था में 15-20 क्वेश्चन आएगा और आप स्विप कर 50-55-60 पे रहेंगे, 80-85 पे, है कि नहीं, 70 पे रहेंगे, 90-95 पे सीधे पहुंच, स्विप करने में इसकी बड़ी होती है, और आसान भी होता है। कहा दिक्के दुक्के प्रश्नों को एक्चुअल। अब मद्रास महाजन सभा का इस जगह पे तारीख पूछ, बेहोशी हो जाए, ठीक है कि नहीं। लेकिन ऐसे कितने तारीख को आप याद, जनरल सामान्य जो उन चीजों याद करना और उसको बढ़ना। चलते हैं हम लोग, हमारी आज की कक्षा स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम पर, संग्राम पर राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित है, आधारित है। और ये है 1885 से लेकर 1945, विभिन्न विचारधाराओं का समावेश, इतना नहीं है समझ, विभिन्न विचारधारा है इसमें, उदारवादी है, उदारवादी टू साम्यवादी तक, उदारवादी टू साम्यवादी तक, कौन विचारधारा। लेकिन इसी क्रम में हम लोग को जो पढ़ना है पहले, वो पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन भागों में बटे, यहीं से हम लोग को स्टार्ट करें। उदारवादी मुख्य हम लोग को पढ़ना, उदारवादी 1885 से 1937, उग्रवादी और गांधीवादी। उदारवादी है 1885 से 1905 तक, 1905 से तक, और 1917 से 1947, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। एक कक्षा किसी चाहिए तो फिर कक्षा किसी दिन 4 क्वेश्चन भी आ जाएगा, किसी दिन 5 क्वेश्चन भी आ जाएगा। कक्षा में ऑफलाइन करने का मजा ही कुछ है कि नहीं है, ऑनलाइन में करते हैं, चले आते हैं, मत कीजिए, करना है तो अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो देख के भी बहुत चीज़ तो तुम भाग जाती हो, आ गई थी, देखे कैसे याद हो, चलिए ठीक है, शुरू करें।
एक ऐसा आंदोलन के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जो मूल्यों पर आधारित, सिद्धांतों पर आधारित। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसका स्वतंत्रता संग्राम भारत के आधारित है, रणनीति पे आधारित हो। इसने गांधी के बाद तो गांधीवादी जब आंदोलनवादी तकनीक जब जुड़ा, बाद तो विचारधाराओं का व्यापक आया और केंद्र बिंदु में सिर्फ और सिर्फ हम लोग रहे। सिर्फ और सिर्फ कौन रखे? ताकि हमारा एक आम आदमी पार्टी भी है, 2012 में उसकी स्थापना भी हुई, तरह के प्रिंसिपल चला, लेकिन फिर भटक गया। 9 पेज, क्योंकि भारतीय राजनीति के साथ एक बहुत बड़ा रूप पक्ष है कि धन के बिना भारतीय राजनीति आप सफल नहीं हो। बिना धन का एकदम फक्कर रूपों में आप लोकसभा का चुनाव नहीं जीत। क्या का चुनाव भी आजकल फक्कर तरीके से इतना बड़ा मुश्किल। कहा हमें कि बाबू मुखिया बनना 1.5 करोड़, क्यों 1.5 करोड़ रुपया खर्च क्यों? क्या का पद में है क्या कि 1.5 करोड़ रुपया खर्च तरीका था? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल मैंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कैसा संग्राम था जो मूल्यों राजनीतियों पे आधारित था, सिद्धांतों पे आधारित था, रणनीति पे आधारित थी, विचारधारा पे आधारित थी, बेहतरीन नेतृत्व भी, और जिसका प्रभाव आज भारतीय राजनीति में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सिद्धांत और मूल्य है, राष्ट्रीय आंदोलन का ही प्रभाव है। अड़ोसी पड़ोसी देशों में जा सके 48 का संपूर्ण देख ली, 45 में पाकिस्तान स्वतंत्र देख ली, हमारे साथ म्यांमार को आज़ादी दी 1935 के एक्ट में निचोड़ किया, उसको देख लीजिए। बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई 1970 में, उसको देख लीजिए। पड़ोसी देशों को देख लीजिए। छोटा देश है, जब विकास का संसाधन भी, किसान के पास जितना रिसोर्सेज है लैंड और वाटर का, ठीक है, नेचर ब्यूटी का है, चाहता धर्म की राजनीति छोड़ देता तो स्विट्जरलैंड तो सब आदमी आटा के लिए, प्याज के लिए लाइन नहीं लगा। नहीं, सब गलत राजनीति के कारण हम लोग कहीं ना कहीं गांधी का प्रभाव रहा, ठीक है कि नहीं? उसके ठीक है, नेहरू ने उनके सभी बातों का जो है सो अनुपालन नहीं, लेकिन फिर भी गांधी के आदर्श भारतीय संविधान पे कहीं ना और कुछ। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के जो पहले इसी क्रम में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या करते हैं, और पहला पक्ष है उदारवादी 1885 से। लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। चरण है, पहला उदारवादी, 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 उदारवादी 1885 से 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक। था उग्रवादी 1905 से लेकर 1917 तक। उन्नीस सौ सत्रह तक, तो 5 से लेकर 1917 तक। और तीसरा था गांधीवादी 1917 से लेकर 1947। 17 से लेकर 1947 तक। याद रहे,
कि दो धारा के बीच एक और धारा पनप रही थी जो कंपटीशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो है क्रांतिकारी चरण के दो भाग हैं। एक है 1900 से 1917 या 14 तक का, दूसरा भाग है विवादी चरण में है। ये जो 15 से 20 साल का जो फेज रहा दोनों का, ठीक है, इस फेज में जहां बी.डी. सावरकर, अभिनव भारत के संस्थापक पुलिसदास, अरविंद घोष इत्यादि रहे, वहीं इस फेज में भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद ये रहे जो आपके इस दोनों के बीच में ये भी एक धारा थी। इसी दोनों के बीच में हालांकि गांधीवादी चरण के साथ ही समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा चरण में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा भी थी ना। जवाहरलाल जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी दल बिहार समाजवादी दल का नेतृत्व 1934 में रखा गया। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जयप्रकाश नारायण की सक्रिय भूमिका रही और सचिव के रूप में उन्होंने काम किया और समाजवादी आंदोलन को भारत में आगे बढ़ाया। मिस्टर डांगे लेकर और बेट तक ये सब साम्यवादी आंदोलन, मेरठ कंस्पिरेसी, सबकी कानपुर कंस्पिरेसी, साबर कंस्पिरेसी, इन सब की जानकारी आपको साम्यवादी जो आंदोलन है उसमें देने का प्रयास किया जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि पूरा खाका यही, और यही वह युग था 1909 से 1947 के बीच जब एक और आंदोलन आगे बढ़ा जिसका नाम था अलगाववादी विचारधारात्मक आंदोलन, और इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान का जन्म, और जिसकी प्रारंभिक झलक आप लोगों ने पूर्व में देखा, मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसमें पाकिस्तान का जो बीजारोपण है वही हुआ कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का आशय भी बताए थे कि मतदान भी वही करेगा, निर्वाचन में खड़ा भी वही हो, और इससे जो अलगाववाद की भावना पनपी वो उसका चरम परिणति पाकिस्तान के रूप में। ये सारे कंटेंट चार सब की व्याख्या अगले कुछ दिनों तक की जाती रहेगी, जब तक कि आपकी परीक्षा उपयोगी बातें तथ्य और अवधारणा के साथ पूरी। हम लोग हमारी आज की कक्षा उदारवादी से जुड़ी हुई है, छोटी लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी का प्रश्न ही शुरू होता है उदारवादी, कांग्रेस की स्थापना से उदारवादी विचारधारा में कौन कौन थे, से जुड़े हुए कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष से संबंधित कोई प्रस्ताव हो तो हम लोग उदारवादी धारा में ही पढ़ते हैं। उदारवादी धारा मतलब कांग्रेस की स्थापना। पहले तो यही समझते हैं कि उदारवादी धारा का मतलब क्या होता है। उदारवादी धारा का मतलब होता है कि उदारवादी नीति, प्रे, पेटिशन, प्रोटेस्ट, प्रोग्राम, प्रेस पे आधारित, अनुनय विनय पर आधारित। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनुनय विनय की नीति किया, ठीक है कि नहीं, और इस पे आधारित होकर उदारवादी आंदोलन आगे बढ़ा। इसके प्रारंभिक समय में ही 1885 में ही 1885 कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उदारवादी राजनीति हमने के संस्थापक ही एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को बनाया, लियो ह्यूम्स, क्योंकि यदि भारतीय इसका स्थापना करते तो बहुत संभावना थी कि शुरू में ही इसको कुचल दिया जाता, शुरू में ही इसको कुचल दिया जाता, ठीक है कि नहीं। तो इन सब बिंदुओं की चर्चा हम इस कक्षा में करना चाहेंगे। तो उदारवादी आंदोलन, उदारवाद उदारवाद का आशय है, उदारवाद का आशय है अनुनय विनय की नीति। गोपाल कृष्ण गोखले ने
आशय है अनुनय विनय की नीति। अनुनय विनय की नीति जो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी। क्या यह बताने की आवश्यकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को हम क्यों याद रखते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को हम याद रखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक के रूप में। गोपाल कृष्ण गोखले को याद रखते हैं सुधारक पत्रिका के संपादनकर्ता के रूप में। गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग याद करते हैं गांधी के गुरु के रूप में। गोपाल कृष्ण गोखले को याद करते हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो गोपाल कृष्ण गोखले ने आवाज उठाई। तो गोपाल कृष्ण गोखले को याद रखते हैं इसके कारण कि इसमें से कई चीजें आप लिख चुके हैं, विशेषकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ये ऑलरेडी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, तो लिखिएगा। अनुनय विनय की नीति का आशय क्या है? अनुनय विनय की नीति उदारवादी विचारधारा का क्या मतलब है? अनुनय विनय की नीति है। ये जो अनुनय विनय की नीति है, इसके अलावा 3 P पेटिशन प्रोटेक्ट, हालांकि प्रोग्राम और प्रेस। उदारवादी विचारधारा लिखेंगे, इसके अतिरिक्त 5P पे आधारित, 5P पर आधारित। 5P क्या है? प्रे, पेटिशन, मतलब नहीं, प्राप्त, प्रे, क्लियर क्या होता है? प्रे, पेटिशन, टेस्ट। प्रे, पेटिशन, राम, राम, प्रे, पेटिशन, राम, ये है। ये कल में कौन कौन थे? कल में थे गोखले, कल में थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और संगठन था भारत संघ। भारत संघ तब है नरोजी भाई, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, ये सब इससे मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, एक आध नाम और लिख दीजिए, तैयब जी, तीन तैयब जी आए थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तैयब जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिए। पहले पढ़िए, उग्रवादी दल क्या था? उग्रवादी बदल में था कि उग्रवादी मतलब था जरूरत पड़ी तो हिंसात्मक कदम उठाए और अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। तभी ना तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे पे कर रहे हैं। लेकिन क्रांतिकारी उग्रवादी में अंतर क्या था? क्रांतिकारी का रणनीति था हिंसा, बम और पिस्तौल की राजनीति। राष्ट्रवादी का, उग्रवादी का ये नहीं था, जरूरत पड़ी तो विरोध करें, और ये विरोध का स्तर कुछ, और इसके समर्थक थे लाल बाल पाल।
लेकिन लाल बाल पाल याद रखिए, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन उदारवादी थे, कौन उदारवादी नहीं थे, कौन उग्रवादी थे, कौन उग्रवादी नहीं थे, क्या हुआ क्वेश्चन किया जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे वादी में, वादी में लिखेंगे बाद बाद निष्क्रिय प्रतिरोध पे आधारित था, गरम दल भी क्या। फिर बाद निष्क्रिय प्रतिरोध पे आधारित था, ए, ए, गरम दल भी कहते थे, गरम दल भी कहते थे, गरम दल भी कहते थे। लाल बाल पाल के प्रमुख समर्थक लाल बाल पाल कौन थे, बोस थे। लाल पाल पाल बिंद घोष, लाल बाल पाल बिंद घोष थे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल अरविंद घोष थे, ठीक है। लाल बाल पाल और देखिए अरविंद घोष ने न्यू टाइम फॉर ओल्ड लिखा, अरविंद घोष ने टाइम फॉर ओल्ड नामक, टाइम फॉर ओल्ड नामक किताब लिखी, टाइम फॉर ओल्ड नामक किताब लिखी, टाइम फॉर ओल्ड नामक किताब लिखी। और टाइम फॉर ओल्ड नामक किताब लिखी और निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, और निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, के प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, के प्रतिरोध के सिद्धांत का, के प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया, किसने किया, अरविंद घोष ने। इसको अच्छे से याद करके रख ले, है कि नहीं। अब आइए एक एक करके तो होगा। तीसरा है गांधीवादी, नहीं पहले लिख लो क्रांतिकारी बीच में, तो क्रांतिकारी चरण का आशय था हिंसा ही एकमात्र माध्यम है प्राप्त, हिंसा ही एकमात्र माध्यम है प्राप्त, हिंसा ही एकमात्र माध्यम है इससे स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्वतंत्रता ही प्राप्त हो, किससे, जैसे इसके समर्थक कौन कौन थे, डी सावरकर भारत के, भगत सिंह, आजाद, आजाद, अशफाकुल्ला थे, अशफाकुल्ला थे। तीसरा है, चौथा है गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण में लिख
सत्य अहिंसा पे आधारित, सत्य अहिंसा हड़ताल, अहिंसा भूख हड़ताल पर आधारित राजनीति, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा हड़ताल बहिष्कार पे आधारित विवादी चरण, विवादी चरण, सत्य अहिंसा हड़ताल बहिष्कार आदि। गांधीवादी चरण का केंद्र बिंदु में कौन थे? गांधी चरण के केंद्र बिंदु महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पक्के अनुयायी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बन गया ना। अब एक और विचारधारा था समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा क्या था और उसके प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा ये सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देते और कार्यक्रम, ये समाजवादी विचारधारा सामाजिक आर्थिक समानता पे बल देते, सामाजिक आर्थिक समानता पे बल देते, सामाजिक पे बल देते, आर्थिक समानता पे बल देते, सामाजिक आर्थिक समानता पे बल देते थे, सामाजिक आर्थिक समानता पे बल देते थे, क्या बल देते? योजना और कार्यक्रम के और कार्यक्रम के इसके प्रवर्तक कौन कौन है? समाजवादी विचारधारा कहते किसको? ऐसा विचारधारा जो सामाजिक और आर्थिक समानता पे बल देता है योजना कार्यक्रम के माध्यम। इसके प्रवर्तक थे जयप्रकाश नारायण, चार्ल्स नरेंद्र, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, चार्ल्स नरेंद्र, तो लिख लो जयप्रकाश नारायण के प्रमुख हस्ताक्षर जयप्रकाश नारायण, प्रकाश नारायण, मनोहर लोहिया, लोहिया, चार्ल्स नरेंद्र देव, चार्ल्स नरेंद्र देव क्या आता है? साम्यवादी विचार, साम्यवादी विचार, साम्यवादी विचारधारा, वादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा क्या होता है? ऐसा विचारधारा जो परिवर्तन और समानता पे बल देता है लेकिन क्रांति के आधार पे क्रांति, वो क्रांति हिंसात्मक भी हो सकती है और अहिंसात्मक भी। क्रांति जब भी होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी होगी। देखिएगा साम्यवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो क्रांति और विद्रोह के आधार पर, क्रांति और विद्रोह के आधार पर सामाजिक आर्थिक समानता पर बल दे, सामाजिक आर्थिक समानता पर बल दे, पर बल दे।
पर बल देती, सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देती। जैसे अमृत डांगे, कौन सी किताब थी पढ़ा? डांगे। ये परसेज फिर लिख दो, परसेज पर में लिख दो। मार्क्स और दासवार्ता कम्युनिस्ट में कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स कब 1800 1800 अंगे हैं ऑफ इंडियन कम्युनिज्म में। में भारत में बात का जनक हैं, हैं साम्यवाद का जनक कहा जाता कार्ल मार्क्स। किसको? कार्ल मार्क्स है। ये ये आज हमने आपको क्या बताया है? आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो विचारधारात्मक समूह है के विषय में समझाने की, आप याद करके रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं कुछ तथ्य भी बताए हैं इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा के दृष्टि काफी महत्व। कम्युनिस्ट ये भी पूछा जा सकता है कि लंदन 48 किसने निकाला था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। इसी क्रम में गांधी वर्सेस लेनिन, लेनिन भी साम्यवाद के बहुत बड़े विरोधा थे। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में आई, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट ही था। इन 1949 में आज़ाद हुआ। कम्युनिस्ट पैटर्न के ही आज तक उसका जो सरकार है कम्युनिस्ट पैटर्न की। आज भी वहाँ डेमोक्रेटिक राइट कम है, इक्वलिटी है, डेवलपमेंट है, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट नहीं। हम लोग के देश में यदि लागू हो जाए, चाइना की जब डेवलपमेंट लागू हो जाए तो स्वर्ग रहेगा। यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी। यहाँ क्या है? वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। सबको अपने ढंग से विरोध करने की है, कार्य करने की है, हर तरह की स्वतंत्रता यहाँ क्या है। और जितना कमजोर समूह है उसको उतना अधिक पावर है। स्पेशल प्रोविजन नहीं, तो विकास के दौर में पीछे छूट गए, वंचित रह गए, सबके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी हर जगह स्पेशल, चाहे वो वंचित वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, है कि नहीं? तो ये अब ऐसा नहीं कहिएगा कि सर मेजोरिटी को जो बहुसंख्यक है उनको कम पावर है, सबको पावर है, लेकिन उनके चूंकि स्वाभाविक है कि कमजोर रहे हैं तो उनको विशेष हमने क्या किया? संरक्षित कर, है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा कि यदि भारत में ऐसे सोच है, डेवलपमेंट जैसा चाइना में है उस तरह का चैलेंज एस्टेब्लिश है, सुंदर देश कोई। चाइना में दम घुट, लेकिन नहीं, चाइना में जो लोग चाइना से बाहर चले गए किसी कारण से,
नौकरी पेशा में, वो चाइना में वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो हवा है, तरोताजा हवा है, अमेरिका में क्या है? डेमोक्रेसी, वाइब्रेंस। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। और बात है कि इंडिया में कई जगह फ्रीज भी कर, एक तरफ मूल अधिकार देते हैं, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? प्रतिबंधित कर, सीमाएं प्रदान करते हैं। हर में मूल अधिकार में सब चीज दिया है, इन सबको क्या कर दिया? लिमिट कर। लेकिन वहां क्या, हमारे यहाँ मूल अधिकार क्या है? लेकिन अमेरिका में क्या है? मूल अधिकार में कई तरह की असीमितता भी, अनलिमिटेड भी है कि नहीं? हर जगह की अपनी अपनी फर्टाइल, हम लोग इतना सीमा किए हैं, तब तो ये हाल है नहीं।